हाँ जी, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले हेडेक और एपिलेप्सी। इन दोनों में आपको एस 10 को स्पेसिफिक रेमेडीज प्रोटोकॉल के साथ, प्रोटोकॉल अभी बताऊंगा, D6 में या D10 में यूज करना चाहिए। क्रोनिक सिचुएशन में D10, अदरवाइज D6। और मेनिया की कंडीशन है, पेशेंट हाइपर एक्टिव बिहेवियर है पेशेंट का, पागलो जैसी हरकतें पेशेंट करता है, एबनॉर्मल एक्टिविटी, डिल्यूजन जैसी कंडीशन रहती है, कंफ्यूजन कंडीशन रहती है किसी पेशेंट को, डेरिलियम पेशेंट को रहता है, अलग अलग चीजें उसको दिन में जागते हुए ही नजर आती हैं, डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इन सब के लिए आपको स्क्रोफ्लोसो 10 का यूज करना चाहिए। स्क्रोफ्लोसो 10 के साथ वर्मीफिगो 1, वर 1, फेब्रिफिगो 1, Y एंड WE, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी हैं। इन सभी रेमेडीज को अगर आप यूज करेंगे साथ में सी ग्रुप से, मोस्टली तो कैंसरेसो 1 C1 ही इफेक्टिव रेमेडी है। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्टिविटी को मैनेज करती है। डिप्रेशन के केस में भी स्ट्रोफ्लोसो 10 को हमें यूज करना चाहिए। और डिप्रेशन में पेशेंट की कंडीशन अलग अलग हो सकती है। कोई एकदम डल पेशेंट होगा, हमेशा नींद आएगी उसको, एवरी टाइम स्लीपी रहेगा पेशेंट। एंड सम टाइम पेशेंट में बी ओवर एक्टिव। तो पेशेंट एक्टिव नहीं है, एवरी टाइम स्लीपिंग है, तो रेड इलेक्ट्रिसिटी देना है पेशेंट को D4 में, अलोंग विद स्ट्रोफ्लोसो 10। और पेशेंट हाइपर एक्टिव है, ओवर बिहेवियर है, मुंह से उल्टी सीधी चीजें बड़बड़ाता है, नींद नहीं आती है, तो येलो इलेक्ट्रिसिटी देना है अलोंग विद स्क्रोफ्लोसो 10 इन डाइल्यूटेड वर्जन D6 और D10 में। अब देखिए, मैं आप लोगों को कौन सा रेमेडी कब देना है ये भी बताने की कोशिश करता हूँ साथ में ही। इतना कुछ पढ़ लेने के बाद भी अगर चीजें क्लियर नहीं होती हैं, फिर यानी कि स्टडी में कमी है हमारी, फिर हमें और पढ़ना चाहिए, रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि जो चीज आपको रिटर्न में मिल रही है, वो रिकॉर्डिंग का 100% नहीं होती है कभी भी। ईच एंड एवरीथिंग को राइट नहीं किया जा सकता है। स्क्रोफ्लोसो 10 की अगर मटीरिया मेडिका हम बनाने चलेंगे, तो वो मैक्सिमम 4-5 पेजेस में रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। बट अभी आप देखिए, इट इज थर्ड डे और हम अभी भी स्क्रोफ्लोसो 10 पढ़ रहे हैं। अगर ईच एंड एवरी वर्ड को आप राइट करेंगे तो 20 पेजेस भी कम है। केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे आप, तब भी 4-5 to 10 पेज लगने वाले हैं। जैसे अनमोल सर इंपॉर्टेंट चीजों को लिख रहे हैं, फिर हर एक रेमेडी 6-7-8, 4-5-6-7-8 पेजेस में कवर हो जा रही। लेकिन आप क्लास जब अटेंड करते हैं तो चीज़ें अलग होती हैं, दोबारा रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो भी वही इफेक्ट आता है, सेम जो लाइव क्लास का है। तो जो लोग नॉन अटेंडिंग है, मीन्स रिकॉर्डिंग के या नोट्स पे डिपेंड है, वो केवल नोट्स पे डिपेंड ना रहें। अभी वो अटेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वीडियो, मैं चाहूंगा कि वीडियो सुने वो लोग भी। केवल नोट्स पे डिपेंड रहने का मतलब है कि हम अपना लॉस बहुत ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग नर्वस डिसऑर्डर में, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम में ये रेमेडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम
रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने प्लांट में ही देखा, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी, खासकर जब डिफिकल्ट ब्रीथिंग हो तो सेम्बिकस नाइग्रा बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। सेम्बिकस नाइग्रा के बेस पे ही ये रेमेडी एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी एलर्जी, क्योंकि इंपॉर्टेंट एंटी एलर्जिक रेमेडी है, इन सब केस में रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो रिलेटेड है, हमें स्क्लोफ्लोसो 10 का, S10 का यूज करना ही चाहिए, करना पड़ेगा। और फीवर इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन फीवर भी हम जब सिस्टम की बात करते हैं तो जो इम्यूनिटी का चैप्टर है वो कहाँ पे आता है फिजियोलॉजी में? बॉडी फ्लूइड्स में। बॉडी फ्लूइड्स में हम ब्लड पढ़ते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट पढ़ते हैं, फिर WBC में हमारी इम्यूनिटी आती है। तो सभी टाइप के फीवर में, टाइफाइड, वायरल फीवर में खासकर, हमें स्क्रोफ्लोसो 10 को यूज करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। अभी कुछ प्रोटोकॉल्स भी आपको मैं दे रहा हूँ स्क्रोफ्लोसो 10 से रिलेटेड। ये बहुत स्पेसिफिक एक्शन, बहुत स्पेसिफिक चीजें थी स्क्रोफ्लोसो 10 के बारे में, लेकिन कुछ जब रिलेटेड होती है चीजें, जैसे डाइजेस्टिव एब्जॉर्प्शन अच्छे से ना होने से लो BP रहने लगता है पेशेंट को, तो भी, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी एक माइन्यूट लेवल का इफेक्ट स्क्रोफ्लोसो 10 का है। ऐसे ही गैस्ट्रालजिया, गैस्ट्राइटिस होने पे हम देखते हैं पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है पेशेंट की। गैस्ट जो गट्स का एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से ना होने से पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। ज़्यादा ब्लड लॉस होने से भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अच्छा प्लेटलेट राइजर भी है। तो मैं बोलूँगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी पार्सली इफेक्ट स्क्रोफ्लोसो 10 रेमेडी जो है वो रखती है, नर्वस डिसऑर्डर के अलावा भी। स्किन में कोई खास यूज हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें स्किन पे दिखती हैं, जैसे वेसिकल्स होना, स्मॉल पोक्स, चिकन पोक्स, इन सब में भी ये इम्पोर्टेंट रेमेडी है। कुछ यूरोजेनेटल डिजीज भी है, क्योंकि एस्कुलस हिपोकैसिनम इसमें है। तो मेल पेशेंट के लिए वेरिकोसील में स्क्रोफ्लोसो 10 आप इस प्लांट के बेस पे सिलेक्शन कर सकते हैं। स्क्रोफ्लोसो 10 को D6 में, D10 में सिंगल रेमेडी भी अगर आप देंगे तो टेस्टिकुलर पेन में रिलीफ लग जाता है पेशेंट को। हाइड्रेसिस कैनेडेंसिस, एस्कुलस हिपोकैस्टिनम, सिमिलेक्स मेडिका, स्क्रोफ्लोरिया नोडोसा, ये सब प्लांट होने के वजह से किसी फीमेल पेशेंट को लिकोरिया है और डाइजेस्टिव कंप्लेंट है, गैस्ट्रिक कंप्लेंट ज़्यादा है, तो भी ये रेमेडी आपको देंगे। गैस्ट्रिक कंप्लेंट के लिए देंगे, लेकिन ये वहाँ भी रिलीफ प्रोवाइड करेगी। किसी हाइपर एक्टिव पेशेंट में, सेमाइनल एमिशन में आप इसको यूज कर सकते हैं D6 में। ये सब इसके इफेक्ट हैं अलग अलग सिस्टम पे। तो यूरोजेनेटल भी कुछ इफेक्ट हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा कि वेरिकोज वेन, वेरी और हेमोराइड्स, हालांकि हेमोरेड्स तो डाइजेस्टिव सिस्टम की रेमेडी प्रॉब्लम हो गई, और जो वेरिकोज वेन है, वेरिकोसिटी है, कहीं पे नसें का फूल जाना है, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम की हो गई। तो इसमें भी बिकॉज ऑफ एस्कुलस हिपोकैस्टिनम इट विल प्रोवाइड इम्पोर्ट वेरी गुड रिजल्ट। नाउ सबसे पहले आपको एक गोल्डन प्रोटोकॉल बताता हूँ।
प्रोटोकॉल्स की तरफ मूव करते हैं। S10, F1, War1, C1, WE एंड वाई। D6 हेडेक में, हेडेक में आप यूज करिए। लगभग हर टाइप के हेडेक में आपको इस प्रोटोकॉल से रिजल्ट मिलेंगे। यही सेम प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल आप एपिलेप्सी में भी यूज कर सकते हैं। एपिलेप्सी में भी सेम प्रोटोकॉल आपको रिजल्ट दे देगा पेशेंट को। या वर्वन को उठा दें आप, S10, F1, C1 और वाई भी दे दें, लेकिन वर्वन को रखें आप, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा डायरिया डिसेंट्री का प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था पहले ही, S3 में बताया था शायद, एक बार और लिख देता हूँ। हालांकि थोड़ा अलग सा तो लगता है, क्योंकि एक ही ग्रुप के दो दो रेमेडी यूज कर लिया हमने। S10, C10, S3, C3। पेट में दर्द भी है तो वर्वन ले सकते हैं, लेकिन अगर ब्लीडिंग है तो वर्वन नहीं लेना है, इसलिए हम वर्वन नहीं ले रहे हैं। S10, C10, S3, C3, F1 और बी, केवल ये यूज करेंगे D6 में। बी और जी दोनों में से कोई एक। अगर म्यूकस है तो जी ही, अदरवाइज ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। डायरिया डिसेंट्री दोनों केस में आप दे दीजिए। गोल्डन प्रोटोकॉल ही है, क्योंकि मैक्सिमम केस में ये फेल नहीं होता है, हर जगह आपको रिजल्ट मिलेंगे। और एकदम से स्टॉप नहीं होगा, धीरे धीरे फर्स्ट डे में इफेक्ट लग जाएगा और 3 दिन में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिना किसी ऐसी दूसरी रेमेडी के बिना। कोलिक, पेट दर्द। पेट दर्द के लिए क्या देंगे आप? S10, C10, लोअर एब्डोमिनल एरिया के पेट दर्द, मतलब इंटेस्टाइनल एरिया में, अम्बिलिकल एरिया के रीजन पेन है तो S10, C10, F1, War1 और वाई। अब बर्निंग भी है, गैस्ट्रैल्जिया जैसी सिचुएशन है तो आप बी भी ले सकते हैं या दोनों भी ले सकते हैं। दोनों भी ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि हमें देखने के लगता है कि भाई ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी हमें एक साथ नहीं लेनी चाहिए, लेकिन प्लांट बेस पे जब आप सिलेक्शन करेंगे इनका तो ये रिजल्ट मिलता है। S10, C10, F1, War1, वाई, या S10, C10, F1, बी, बर्निंग है स्टमक में, पेट में, या दोनों ऐड कर लीजिए आप। D4 में देना है। पेट दर्द, साथ में अम्बिलिकल रीजन में War2, F2 और वाई को अप्लाई करा सकते हैं पेशेंट के। करा दीजिए, तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। विद इन, मैक्सिमम केस में विद इन 5 मिनट पेशेंट का पेट दर्द कम हो जाता है, ये दोनों चीजें करने से, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पेशेंट को देने से। S10, F1, C1 और वाई, D6। ओवर एक्टिव बिहेवियर है पेशेंट का, मेन यह है, इंसैनिटी है, मतलब ओवर एक्टिव बिहेवियर है, पागलपन जैसी हरकतें करता है, इंसैनिटी का मतलब। तो पेशेंट को दीजिए आप S10, F1, C1, वाई। हेडेक है तो वर्वन भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल इतना चलेगा। और A2, S5, C5, F2, WE, इसका कंप्रेस करा दीजिए। अब ये चीजें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं लिख पाता हूँ। आप देखिए, मैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी बता रहा हूँ आपको कहीं ना कहीं, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि वो स्टेंट से रिलेटेड नहीं है।
इसलिए नोट्स मिल रहे हैं आपको, स्क्रीनशॉट मिल रहा है जो मैं बना रहा हूँ, मतलब शॉर्ट नोट भी मिल रहे हैं जो मैं बना रहा हूँ, लॉन्ग नोट्स भी मिल रहे हैं जो सर बना रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल रहे हैं। फिर भी आपको पर्सनली आपके डायरी में वो चीज़ें नोटेड होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। अच्छे से क्लास अटेंड कर रहे हैं और ये डायरी पेन आपके साथ है और ये तीनों टाइप के नोट्स आपके पास हैं, तो 38 रेमेडी के मास्टर आप बनेंगे और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बहुत इजी हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इजी हो जाएगा। S10, C15, WE, D4, लो एपेटाइट, क्योंकि इसमें आप दे सकते हैं। हालांकि L2 और RE, S5 RE भी है जो मैंने S1 में बताया था आपको लो एपेटाइट के लिए। आप चाहें तो उसको बिफोर मील दे सकते हैं, इसको आफ्टर मील दे सकते हैं। और S10 C15 WE एक बहुत अच्छा डाइजेस्टिव कॉम्बिनेशन प्रोटोकॉल भी है। आफ्टर मील कॉम्बिनेशन में अलग अलग डाइल्यूशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। अपर एब्डोमिनल पेन है तो S10 C15 वर्वन वाई, गैस बन रही है ऊपर स्टोमक में। एक और ऐसे ही प्रोटोकॉल आपको बताता हूँ जो वैसे ही ऑर्थोडॉक्स तो नहीं है, प्रैक्टिकल बेस ही है, पहले भी बताया था शायद मैंने आपको। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पंडित हो सकता है इसको थोड़ा कोई टिप्पणी भी करे, लेकिन आप देखिए प्लांट बेस पे कभी यूज करके देखना इस प्रोटोकॉल को। S10, देखो एस ग्रुप की मैं कितनी मेडिसिन ले रहा हूँ, ऑन द बिहाफ ऑफ प्लांट। स्क्लोफ्लोसो 10, स्क्लोफ्लोसो 2, स्क्लोफ्लोसो 11 एंड स्क्लोफ्लोसो 6, सबके इफेक्ट बताऊंगा। 1 मिनट होल्ड करना होगा। हाँ जी। तो स्क्लोफ्लोसो 10 2 ऐसे अभी बताऊंगा क्यों यूज कर रहे हैं इतनी सब मेडिसिन का हम। और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी सभी फंक्शनल रेमेडी लिया है, इसमें कोई सी ग्रुप की रेमेडी मैंने ऐड नहीं किया। 1 ड्रॉप ईच, बल्कि 30 ml में डालेंगे तो 2 ड्रॉप ईच इन 30 ml फॉर एसिडिटी। अब देखिए हमने S10 का सिलेक्शन किया है इसके जो डाइजेस्टिव इफेक्ट हैं उसके लिए, बॉडी टेम्परेचर को स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली मैनेज करने के लिए। हाइपर एसिडिटी में उसका बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है इंटरनल टेम्परेचर बॉडी का। स्क्रोफ्लोसो 2 को लिया लाइकोपोडियम के बेस पे, जो ब्लोटिंग होती है स्टमक में,
पेट फूलता है। स्क्रोफ्लोसो 11 S11 एक बहुत अच्छा एंटासिड है, अभी पढ़ाऊंगा भी आपको। एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो सिक्रेशन है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करता है जब माइन्यूट क्वांटिटी में देते हैं। और स्क्रोफ्लोसो 6 जो लिक्विड होता है स्टमक में, पेट में, उसको तेजी से इंटेस्टाइन की तरफ भेज के और फिर उसको एक्सक्रेट करने में हेल्प करता है। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी बर्निंग और एसिडिटी की जो एसिड की जो इंटेंसिटी होती है उसको रिड्यूस करती है। अब कोई भी एंटासिड यही सारे एक्शन करता है। एंटासिड को लेते हैं, आधे घंटे में यूरिन आ जाता है, यूरिन पास होने से पेशेंट का जो एसिड है वो निकल जाता है। हालांकि एक इनिबिटरी एक्शन भी एंटासिड रखते हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीज को हम इनिबिट नहीं कर रहे हैं, बॉडी की न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनिबिट करने से और बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो प्रोटॉन पंप इनिबिटर या दूसरे एंटासिड से होते हैं। तो वो किसी भी टाइप के पंप का या चैनल का इनिबिशन हम नहीं कर रहे हैं। इसको लेना कैसे है? डोज, डोज लेना है आपको इसका 10 ड्रॉप्स 1 ग्लास पानी में ऐड कर लेना है, और इसको सिप बाय सिप लेना है आफ्टर मील। खाना खाने के आधे घंटे बाद ये काम करना है। जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस पीक पे होता है हमारे स्टमक में, यह स्टार्ट होता है, तभी उसको न्यूट्रलाइज करने की रिक्वायरमेंट है और उसको बाहर एक्सक्रीट करने की जरूरत भी है। और 80% से अबव, 80% प्लस हाइपर एसिडिटी और एसिडिटी के केस में आप ये पेशेंट को दे सकते हैं। और ये वहाँ बहुत इफेक्टिव है जब कोई पेशेंट आपके पास अर्थराइटिस का पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हैं, और यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट माइग्रेन एंड ही कंप्लेंट्स दैट उसको एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी भी है, तो आप ये वाले प्रोटोकॉल से सीधा उसको बना के दे दीजिए। बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक मिक्सचर है, डायरेक्ट ओरिजिनल रेमेडी से बना है, D3 से बना है। 2 ड्रॉप्स ईच। कहाँ से? D3 से, इन 30 ml डिस्टिल वाटर फॉर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी। डोज में 10 ड्रॉप 1 ग्लास पानी में ऐड कर देंगे, और फिर पेशेंट इसको सिप बाय सिप, यानी कि इस ग्लास को पीने में कम से कम पेशेंट को 5 मिनट्स लगना चाहिए। 5 मिनट्स में एक जगह बैठ के पेशेंट विल टेक दिस ग्लास फुल ऑफ वाटर इन सिटिंग पोजिशन एंड विल हैव इट सिप बाय सिप, और कम से कम 5 मिनट में ये काम उसको करना है। फिर आप देखिए, ज्यादातर केस में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मैक्सिमम केस में। क्योंकि एसिडिटी बहुत सारे रीजन से हो सकता है, और एसिडिटी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। फिर भी अगर आप 70-80% लोगों को रिलीफ देते हैं, तो विदाउट एनी एंटासिड, तो ये एक बड़ी बात है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। फीवर S10 F1 वर 1। पेट्रोल ग्रुप से एक रेमेडी लेना पड़ेगा आपको फीवर में। वायरल फीवर में P2 पेट्रोल 2 ज़्यादा अच्छी रेमेडी है, लेकिन उसको बाद में माइन्यूट लेवल पे ऐड करेंगे हम। S10 F1 वर 1, WE एंड Y। W के साथ किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंबाइन कर सकते हैं। S10 F1 वर 1, WE और Y, इन रेमेडी से आप किसी भी फीवर को डाउन कर देंगे। लेकिन आपको ये D10 में लेना होगा।
अब इसमें वायरल फीवर है, थोड़े रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी नजर आते हैं, तो आप P2 भी ऐड करेंगे, D10 में ही ऐड करेंगे आप। जैसे आपने पूरा फॉर्मूला D10 में बना दिया, तो P2 की D10 की बोतल से P2 को भी किस में लेना है, D10 में ही लेना है। और P2 को कम लेना है, यानी कि 5 to 10 ड्रॉप्स आप P2 की D10 से ही ऐड करेंगे, D3 से नहीं। अगर D3 से ऐड करना चाह रहे हैं तो ओनली 1 or 2 ड्रॉप 30 ml में। या मैं बोल देता हूँ P2 D3 1 ड्रॉप। इसका तरीका भी यही है, बेस्ट तरीका। 1 गिलास पानी में इस प्रोटोकॉल के 10 ड्रॉप ऐड करिए। जब फीवर है पेशेंट को तो उसको 1 टेबल स्पून फुल एवरी 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स में उसको देते रहिए। हाई ग्रेड फीवर है तो एवरी 2 मिनट्स देते रहिए 1 टेबल स्पून फुल। आफ्टर सम टाइम फीवर goes down and then reduce the frequency of remedy। तब हमें उसको एवरी 10 मिनट या एवरी 30 मिनट्स पे देना स्टार्ट करना है। जब भी फीवर होगा फ्रिक्वेंसी बढ़ा देनी है, इन बिटवीन फ्रिक्वेंसी डाउन रखनी है। जब फीवर का इंटरवल इंक्रीज हो जाए, फीवर सुबह और शाम को ही बस होने लगे, फिर मेडिसिन आपको केवल दिन में 3 बार देना है। लेकिन जब फीवर होगा, एट द टाइम ऑफ फीवर, आपको फ्रिक्वेंटली ही मेडिसिन देना है पेशेंट को। ठीक है, तो ये हमारा स्क्रोफ्लोसो 10 था जो मैंने कंप्लीट कर दिया। इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल भी आपको बता दिए। अभी तक लगभग हर रेमेडी में हमने 5 to 10 प्रोटोकॉल भी पढ़े हैं। और S1 S2 S3 S5 S6 S10 ये हमारी 7th रेमेडी थी। यानी कि मोर देन 50 प्रोटोकॉल्स भी हमने देख लिए हैं, अलोंग विद 20+ प्लांट्स। लगभग 20 प्लांट हमने स्टडी कर लिए हैं, लगभग 50 प्रोटोकॉल्स हमने स्टडी कर लिए हैं, एंड 7 रेमेडीज। जो बेसिक्स था वो तो अलग है। तो आज इतना ही रख रहे हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। 9 बज गए, फिर हम लोग को निकलना है, सब लोगों को ही अपने क्लिनिक और दूसरी जगह के लिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए हाँ जी। ये दे सकते हैं ना, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए एसिडिटी गोल का स्टोन ब्लेडर बनता है ना। मैंने S5 में बताया तो था आपको। ये स्थाई में बताया था सर, लेकिन हाँ, ये स्टेन में नहीं, S10 को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर ये सकते। बताया गोल्डन फॉर्मूला, डाइजेस्टिव कंप्लेंट के लिए भी यूज उसमें कर ऐड सकते कर हैं सकते S10 को। हैं, इसको नहीं यूज कर सकते ना ये फॉर्मूला उस पेशेंट को। S5 में S5 और S2 को यूज करते हैं गोल ब्लेडर स्टोन में। कोई डाइजेस्टिव कंप्लेन है उसके हाँ, लिए S10 को यूज करते हैं। ओके। या इन्फ्लामेशन है गोल ब्लेडर की तो S10F1WE। कोलिसिस्टाइटिस में, कोलिलिथियासिस में S5 और S10 आप यूज करेंगे। सर एक चीज मुझे पूछनी थी। हाँ जी। अ, जैसे आप बताते हैं कि इसकी 2 ड्रॉप्स ईच 1 ग्लास ऑफ वाटर में, अगर वाटर की मतलब ग्लासेस का क्योंकि वेरिएशन होता है, कोई किसी का साइज होता है, तो डज इट मैटर कि आपने कितने पानी में दिया है दवा को? मिनिमम 180 ml होना चाहिए मैम, मैंने बताया हुआ है। एक एक 180 to 200 ml 1 गिलास फुल होता है, उसने में ही यूज करना है, उससे कम में नहीं करना। तो ये दिस अप्लाइज टू ऑल द मेडिसिन? जहां भी मैं ग्लास की बात करता हूँ वहां ये मैटर करेगा। अच्छा, तो अगर हमने जैसे हाफ अ कप, आपने एक मेडिसिन, मैंने आपसे प्रोटोकॉल पूछा था अपनी डॉटर के लिए, आपने बताया भी था, तो उसमें जैसे हाफ अ कप में मैं दे देती हूँ उसे, हाफ अ उससे कप कोई वाटर फर्क में। नहीं पड़ता है मैम। वो
हाफ नहीं की पड़ता। वाटर में इसलिए दे रहे हैं ताकि मेडिसिन डाइजेस्टिव ट्रैक से होते हुए स्टमक में पहुंच जाए। राइट। हाफ कप एनफ रहता है, उससे कम भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो उतना होना चाहिए कि माउथ कैविटी में ही एब्जॉर्ब ना हो जाए वो सारा, बक्कल कैविटी में ही। राइट। ठीक है। ठीक है। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, थैंक यू। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, फिर कल मिलते हैं एक न्यू रेमेडी के साथ में, स्प्रोफ्लोसो 11। एस्टेन की मुख्य प्लांट, एस्टेन का जो स्पेसिमेन प्लांट है वो है सेम्बुकस नाइग्रा। सेम्बुकस। स्पेसिमेन प्लांट ऑफ स्प्रोफ्लोसो 10 इज सेम्बुकस। कल मिलते हैं स्प्रोफ्लोसो 11 के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। चलो नमस्ते।